हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। कोफोर्ज ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ 19 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट 12 मई रखा है। और इन्होंने बताया है कि जो डिविडेंड का अमाउंट है वो विदिन 30 डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, आज के दिन से, मतलब जिस दिन इन्होंने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और कंपनी ने इस डिविडेंड के साथ साथ स्प्लिट भी अनाउंस किया 1:2 का, मतलब इनका जो फेस वैल्यू है 10 से चेंज होकर 5 रुपीज़ हो जाएगा। और जो स्प्लिट इन्होंने अनाउंस किया 1:2 का है। और इन्होंने इस स्प्लिट के जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो 4 जून 2025। अगर 4 जून 2025 के पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में कोफोर्ज का स्टॉक है तो आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। डिविडेंड के लिए जो इन्होंने अनाउंस किया है उसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी है 12 मई, मतलब इसके पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में कोफोर्ज का स्टॉक होना चाहिए, जिससे आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिल सके। आइए देखते हैं इसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। तो डेटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़्स में अनाउंस करूँगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम है 3441 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी 3311 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम है उसमें लगभग 4% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो वहाँ कंपनी की जो इनकम थी 2322 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 48% के आसपास का जंप देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 4% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी की एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 3048 करोड़ का है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 2971 करोड़ का। तो कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। और लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 2044 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर लगभग 50% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। तो कंपनी का एक्सपेंडिचर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में इंक्रीज होते हुए दिखा है। क्वार्टरली बेसिस में जहाँ बहुत मार्जिनल की जाए, वहीं ईयरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सपेंडिचर के बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 307 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 356 करोड़ का। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 20% के आसपास का जंप देखने को मिला। जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो कहाँ वहाँ कंपनी का जो प्रॉफिट था 229 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट में लगभग 34% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये इंक्रीज 20% के आसपास का है। तो कंपनी का प्रॉफिट दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छे मार्जिन से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट के बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 38.82 का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 31.85 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 36.40 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इनकी अगर जोग्राफिकल बेसिस पे देखा जाए किस जोग्राफिकल रीजन से इनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो अमेरिका से लगभग इनका 1865 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ इस क्वार्टर में। यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को अगर जोड़े, तीन जो कॉन्टिनेंट्स हैं मेन, उनसे इनको रेवेन्यू जनरेशन प्रेजेंट क्वार्टर में है 1097 करोड़ का। जबकि एशिया पैसिफिक से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है 234 करोड़ के आसपास का है, जबकि इंडिया से लगभग 213 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है प्रेजेंट क्वार्टर में इन्होंने जनरेट किया है। टोटल जो है रेवेन्यू जनरेशन इनका, जैसा कि मैंने बताया, 3409 करोड़ का है। तो टोटल जो रेवेन्यू जनरेशन है उसका मेजर पोर्शन जो आ रहा है, मतलब लगभग मोर देन 50% वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है ये अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए। सेकंड नंबर पे यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पर डिपेंडेंट है, उससे इनको 1097 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर और प्रेजेंट क्वार्टर दोनों में 0% है, मतलब कोई शेयर होल्डिंग नहीं है प्रोमोटर्स की। और एफआईआई की शेयर होल्डिंग जो है यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग 42.55% की थी, अभी डिक्रीज होकर 40.21% हो गई है। और वही डीआई की शेयर होल्डिंग की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में डीआई की शेयर होल्डिंग इस क्वार्टर में इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 47.86% की शेयर होल्डिंग थी डीआई की, और अभी इंक्रीज होकर 49.93% हो गई है डीआई की शेयर होल्डिंग। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में जीरो है, मतलब एफआईआई की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुई है, बट डीआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो डिविडेंड जो अनाउंस किया कंपनी ने 19 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, और स्प्लिट जो है इन्होंने 1:2 का। और जो इंक्रीज है रेवेन्यू और प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे वो काफ़ी शानदार रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में लगभग 50% के आसपास का जंप और प्रॉफिट में लगभग 35% के आसपास का इंक्रीज ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। और जो है एफआईआई और डीआई का जो डेटा है या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें भी एफआईआई की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज हुई है, बट डीआई की शेयर होल्डिंग ने कुछ कंपनसेट किया है और क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।